जय हिंद साथियों, गुरुन के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मरुधर परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। आज हम साइंस के अंदर जिसकी हमारी सीक्वेंस चल रही थी, हमने पहले बायो कंप्लीट किया, देन हमने केमिस्ट्री कंप्लीट किया, फिर हमने फिजिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट किए और आज हमारा फिजिक्स पोर्शन का लास्ट चैप्टर है जिसे हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कहते हैं। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, आपने देखा होगा लेंस और मिरर, किस तरीके से इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है और क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये सेशन। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए हमारे गुरुन के एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, देखिए जरा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है समतल दर्पण की, हमसे पूछा जा रहा है समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है अनंत, बी कह रहा है 0, सी कह रहा है नेगेटिव या डी कह रहा है नन ऑफ दीज। यानी हमारे पास प्लेन मिरर जो होता है, इस प्लेन मिरर की फोकस लेंथ कितनी होती है? तो प्लेन मिरर की फोकस लेंथ, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। कितनी होती है? अनंत। क्योंकि ये जैसे ही ये जैसे ही कोई बिंब होता है, बिंब यानी हम कह सकते हैं कोई इमेज है, बिंब यानी हमारे पास कोई इमेज है और ये इमेज जैसे ही हमारे किससे, प्लेन मिरर से टकराती है तो इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होता है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम क्या कह सकते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करती है? अनंत पे जाकर, यानी इंफिनिटी पे जाकर ये क्या करती है? मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसकी फोकस लेंथ कितनी होती है? इंफिनिटी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? ए, रियल और इरेक्ट, क्या ये असली और सीधा होता है? बी, रियल और इन्वर्टेड, क्या ये असली और उल्टा होता है? सी, क्या ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है यानी आभासी या सीधा होता है? या डी, वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है? तो जब हम जानते हैं, हम किसी प्लेन मिरर के सामने देखते हैं तो इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल यानी आभासी बनती है और कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। आपने अपने दर्पण में सामने देखा होगा, जब हम डेली देखते हैं कैसी बनती है? सीधी बनती है। और इसी तरह इसके क्या कैरेक्टर होते हैं? यानी ये क्वेश्चन आपसे वन मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज है उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इसी तरीके से इमेज की जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, हम बात कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो मिरर के अंदर इमेज के इक्वल होती है और सेम साइज और शेप की होती है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि दर्पण में आप देख रहे हो प्लेन मिरर में और बड़ा या छोटा हाइट दिख रहा है, नहीं, उसकी इमेज कैसी होती है? ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स, अब देखिए जरा, यहां पे एक बात कर देते हैं हम, इमेज, बिंब, प्रतिबिंब, और आपने एक और चीज सुनी होगी, हमारे पास बिंब है, प्रतिबिंब है और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? मिरर के सामने रखा जाता है। तो उसकी इमेज का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अ कॉनकेव मिरर गिव्स अ रियल, देखिए कॉनकेव मिरर कैसी इमेज दे रहा है? रियल दे रहा है, इन्वर्टेड दे रहा है, लेकिन सेम साइज की दे रखा है। तो ये कहां पे इसका क्या बन रहा है बेटा? तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो प्रतिबिंब को कहां रखा जाना चाहिए? तो चलिए देखते हैं, ये जो अवतल दर्पण होता है, ऐसा दर्पण होता है, यानी हमारे पास कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अंदर की तरफ से उसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। जब हम इसमें देखते हैं, यहां से मान लीजिए हमने ये एफ बना दिया, यहां से ये सी बना दिया, तो जब हम अगर सी पे अगर प्लेस करते हैं तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट वेव कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है। और इसी तरीके से एक आपके फोकस से चलने वाली क्या होती है? इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के हम कह सकते हैं इक्वल हो जाती है। यानी यहाँ पे हमारे पास ये इमेज जो है वो हमारी इमेज कहां पे बनेगी? सी पे बनेगी। और कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी। जब हमने यहां से चलाया इसको तो यहां से पास आउट हो गई और यहां से चलाया तो ये यहां से पास आउट हो गई। इसके नियम होते हैं, यानी जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाते हो तो फोकस से निकलती है और फोकस से चलने वाली
रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी यहाँ पे जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है वो कैसी हुई है, हम बात करें सेम साइज की हुई है, इन्वर्टेड हुई है और कैसी हुई है बेटा, रियल हुई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सी पे रखे तो ऐसी इमेज का फॉर्मेशन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ऑप्टिकल फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, यानी जो तारों का टिमटिमाना होता है, ये जो तारों का टिमटिमाना होता है ये क्यों होता है, तो तारों का टिमटिमाना हम जानते हैं हमारे जो अर्थ के बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष है इसके अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं जब लाइट वेव आती है, यानी ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंस रे जब आती है तो ये क्या करती है, अपने नॉर्मल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, या तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी या फिर ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और बहुत सारी गैसेस के कारण और एटमॉस्फेयर के कारण ऐसा क्या होता है कि वायुमंडलीय रिफ्लेक्शन होता है, सॉरी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दोनों में अंतर है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन राइट आंसर होगा, यानी वायुमंडल में अपवर्तन होता है। देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, एक मीडियम से, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तब हमारा अपवर्तन होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जब सेम मीडियम में वापस लौट के चली जाती है। तो राइट आंसर जो स्टार्स का ट्विंकलिंग होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की शक्ति किसमें मेजर की जाती है, तो लेंस की शक्ति यानी पावर मेजर की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डायोप्टर। तो हम देखते हैं कि जो डायोप्टर होता है वो 1 फोकस लेंथ के इक्वल होता है। हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की कैसी होती है लेंस पावर, नेगेटिव होती है। तो इस चीज को आप याद रख लेना, ये फॉर्मूला हमारे पास 1 डायोप्टर का होता है जो कि लेंस की शक्ति होती है। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चंस आपको 10th बोर्ड के पेपर में मिलेंगे जो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैराथन क्लास का यही उद्देश्य है कि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को सीख लो, ताकि आपके बोर्ड प्रैक्टिस, एक तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो रही है। जब आप बोर्ड में ये पेपर देने जाओ और इस तरह के सामने क्वेश्चन आ जाए लेंस पावर, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर जल्दी से जल्दी कर पाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 0.05 मीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, 0.05, एक मिरर के सामने, ये एक मिरर है और इस मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट यानी हम कह सकते हैं जो बिंब रखा गया है वो कहां पे रखा गया है, वो रखा गया है 0.025 मीटर के ऊपर रखा गया है। अब हमसे ये कहना चाह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जो इसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो हम बात कर सकते हैं, हमारे पास मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस आती है वो एस जस्ट इक्वल होती है 0.025 मीटर हो गया। लेकिन बच्चों क्वेश्चन हमें पूछना चाह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पूछी जा रही है, टोटल डिस्टेंस 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.50 मीटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 0.05 एम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए किस तरीके से घुमा के अगर पूछा जाए तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following mirror is used by dentist to examine the small cavity? तो कौन डॉक्टर जो है वो कौन से ऐसे मिरर का यूज करता है जिससे क्या किया जाता है, वो आपके दांतों को देख सकता है। तो दांतों को देखने के लिए, दांतों में आपके टीथ में स्मॉल कैविटी को देखने के लिए उसे मैग्नीफाई करना होगा, और मैग्नीफाई किससे होता है, कॉनकेव मिरर से होता है। आप देखते हो स्पून के जैसा, इसे याद करने का आप याद रख लोगे। कॉनकेव मिरर हमारे पास कैसा होता है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्शन कहां से होता है, आउट इनर सरफेस से होता है, जिसमें ग्रूव बनती है, यानी बाहर की तरफ इसमें पॉलिश लगा दी जाती है, इसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदर से होगा। बात करते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जिसका रिफ्लेक्शन बाहर से होता है, यानी इनर पार्ट में उसमें क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी ये हमारे पास कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारे पास जो हमारे पास लेंस के बाद में जो रिफ्रैक्शन के बाद में जो डिस्टेंस होती है वो ये वाली है,
और जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमारी यू है और एफ हमारे पास फोकल लेंथ है। तो राइट आंसर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अगर मिरर में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है अवतल दर्पण की फोकस लेंथ कितनी होती है। तो ध्यान रखना अवतल दर्पण हमने देखा था इस टाइप से होता है, यानी हमारा कॉनकेव मिरर ऐसे होता है और यहाँ हम एफ को शो करते हैं, या हम सी को शो करते हैं। तो ध्यान रखना इसकी जो फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस मिरर के इधर वाली हम नेगेटिव लेते हैं, तो अवतल दर्पण की फोकस लेंथ यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव में आएगी। कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस हम बात कर सकते हैं इस टाइप का होता है। और ये कॉन्वेक्स लेंस, अब देखिए सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कह रहा है। एक लेंस हमारा ये कॉन्वेक्स है, इसी तरह अगर हम बात करें कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस की, यानी कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस हमारा किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। बात करना चाह रहा है इसकी इमेज कैसी होगी, तो इसकी इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट इसकी इमेज बनेगी, क्योंकि यहां से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि यहां से लाइट आने वाली जो है वो इसको क्या करेगी, एक पॉइंट पे कवर करेगी और बाद में इसको इस टाइप से इसकी इमेज का हमारे फॉर्मेशन कर देगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स बाय, यानी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या ये समतल दर्पण के लिए है, क्या ये अवतल दर्पण के लिए, क्या ये उत्तल दर्पण के लिए, क्या सभी दर्पण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल द मिरर्स रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव टू देयर शेप, यानी सभी मिरर के लिए है, चाहे उनकी आकार चाहे उनका शेप कुछ भी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के लिए, परावर्तन के लिए कौन सा सत्य है। तो सीधी सी बात हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के लिए हमें कह रहा है, तो रिफ्लेक्शन हम जानते हैं दिस, ये हमारे पास इंसिडेंट रे होती है और यहां से ही क्या निकल जाती है, रिफ्लेक्टेड रे हमारे निकल जाती है, यहाँ हमारे नॉर्मल होता है। तो ये हमारे पास साइन आई इज इक्वल टू साइन क्या होता है, आर होता है, यानी हम बात कर सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आर होता है। यानी हम बात कर सकते हैं आपतन कोण का मान क्या होता है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस से आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है। देखिए जरा इस टाइप से हमारे पास रेज आ रही हैं और ये रेज किस तरीके से सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है। जब ये सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है तो राइट आंसर हमारा रेगुलर क्या हो जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इज रिफ्लेक्टेड इज द सेम डायरेक्शन। जब हमारे पास सरफेस अगर इरेगुलर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसी दिशा में परिलक्षित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल, यदि कोई आपतित किरण फोकस से गुजरती है, यदि कोई आपतित किरण फोकस से गुजरती है। चलिए देखते हैं, अभी अभी हमने बताया था ये अवतल दर्पण यानी कॉनकेव हमारे पास मिरर है और इसके अंदर जब हम इस टाइप से देखते हैं, यहाँ हम फोकस बनाते हैं, यहाँ सी बनाते हैं, यानी अगर कोई सी से पास हो रही है, यानी अगर कोई कहां से सी से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये मुख्य एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, यानी मैग्नीफाइड इमेज कौन सा दर्पण, आभासी, सीधा और आवर्धित। बात हमसे किसकी बारे में की जा रही है, मिरर के बारे में बात की जा रही है। और जब हमने देखा था तो मिरर हमारे पास दो तरह के थे, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर था और एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर था। तो ध्यान रखिए कॉनकेव मिरर में हमने देखा था टी के बाद वाली पोजीशन में हमारे पास कैसे आते, बड़े आते, लेकिन उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं और बाद की तरफ हमारे पास बड़े बनते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर में हमारे पास वर्चुअल मिलता है, इरेक्ट मिलता है और मैग्नीफाइड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे बात करते हैं। अरे तो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, आपके कमेंट करिए इन क्वेश्चन के ऊपर कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, यानी देखिए
एक लाइट आ रही है जो कहां से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है। कहां से आ रही है, रेयरर मीडियम से आ रही है हमारे पास, रेयरर मीडियम से आ रही है। और ये कहां पे आ रही है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम में आ रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल होता है, ये इस टाइप से सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा हो जाता है, ये हमारे नॉर्मल की तरफ हो जाता है। कहां हो जाता है, नॉर्मल की तरफ हो जाता है। तो राइट आंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ इसका झुकाव हो जाता है। अगर आउटर मीडियम रेयर है और सेकंड मीडियम हमारे डेंसर है तो ये कहां हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन अपोजिट हो तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रंग का, यानी किस रंग की ऑप्टिकल तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। बात करें सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास किसकी होती है, रेड की होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास किसकी होती है, रेड की होती है। तभी हमने देखा था जो हमारे डेंजर साइन होते हैं, खतरों के निशान होते हैं, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। जबकि सबसे कम हम बात कर सकते हैं, मिनिमम हमारे पास वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए कल हमने देखा था, हमारे क्वेश्चन भी आया था, बड़े बड़े टावर के ऊपर रेड कलर के साइन बना दिए जाते हैं, जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सर्च लाइट, टॉर्च, हेडलाइट्स और व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड, यानी आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर और हेडलाइट्स के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक पैरेलल बीम चाहिए होता है लाइट का। और पैरेलल बीम कब आएगा, जब वो फोकस के पास हो। जब वो कहां हो, फोकस से, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो सीधा कैसा हो, फोकस के इक्वल हो जाए। और वहां पर कैसा हो बेटा, हमें एक पैरेलल बीम लाइट की मिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी नियरर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अ लेंस कन्वर्ज लाइट रे। देखिए दो तरह के लेंस हमने देखे थे, एक ये वाला लेंस था, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। एंड जो हमारे पास दूसरा था, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए हमें पूछना चाह रहा है जो कॉन्वर्ज कर रहा है, ये एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, एक पॉइंट के ऊपर मिला देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्वर्ज लेंस कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। जबकि यहां से पास आउट होने के बाद ये क्या हो जाती है, बाहर की तरफ हो जाती है, फैल जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो कॉनकेव को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। जबकि कॉन्वेक्स को क्या कहा जाता है, कॉन्वर्जिंग, यानी एक पॉइंट पे करने वाला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लेंस इज थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एज। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है। देखिए ऐसा लेंस जो बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है, इसे हमने क्या कहा था, कॉनकेव लेंस कहा था। जबकि हमारे पास उत्तल कैसा होता है, जो बीच में से मोटा होता है और किनारों से कैसा होता है, पतला होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, तो समतल दर्पण का यूज आपके डायरेक्ट किया, याद रखने का पॉइंट है, पेरिस्कोप में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनर साइड ऑफ स्पून। अब देखिए जो हमारा स्पून होता है, जो हमारा स्पून होता है वो कैसे होता है, वो एक केव की तरह होता है, केव की तरह होता है। जिसे हम खाते हैं, खाने वाला पार्ट एक केव की तरह होता है। कैसे मिरर की तरह बिहेव करता है, ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है मिरर फॉर्मूला। तो देखिए मिरर फॉर्मूला हमारे पास अभी अभी हमने देखा था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हमारे होता है, जहां v हमारे पास क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी हम कह सकते हैं मिरर से लेकर कहां की इमेज की डिस्टेंस। u हमारे पास क्या हो जाता है, हम बात कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस, और f हमारी फोकल लेंथ होती है। तो आज के ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बिल्कुल आपको यही प्रश्न आपको देखने में मिलेंगे। तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इन क्वेश्चन को नोट करके और अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखिए कि आप साइंस के साथ साथ सभी विषयों में 100 में से 100 अंक को प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और नेक्स्ट सर की तरफ जो आपको आगे अब लीड करेंगे, जो कि सभी विषयों में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। गुरुन की ये सारी क्लासेस आपके लिए चलती हैं और चलती रहेंगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली स्लाइड में। जय हिंद। जय हिंद। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं
उस चैप्टर का नाम है सर्किल यानी कि वृत्त। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जितने भी चैप्टर थे उनका रिवाइज कर दिया है। आज का जो चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर बाकी है, चैप्टर 6 चैप्टर 10, जिसमें हम सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि वृत्त से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम है गुरु 4.0 रिलोडेड में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी लेते हैं। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें हम जो है ये देखते हैं कि सर्किल से रिलेटेड कितनी थ्योरम हमारे काम आती हैं। तो जो एक दो बेसिक थ्योरम है, जैसे तो अब इससे रिलेटेड हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे फर्स्ट, ये कोई सर्किल है, इफ इस सर्किल को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करके जाती है तो यहाँ बोलेंगे हम नो इंटरसेक्ट, नो इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि ये सर्किल और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इफ अगर किसी सर्किल को ये लाइन एक बार इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, एक किसी सर्किल को कोई लाइन एक बार इंटरसेक्ट करके जाती है, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और इसमें जो इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं इसमें वो होते हैं 1। वैसे ही किसी सर्किल को कट करते हुए कोई लाइन जाती है तो इस लाइन को बोलते हैं कॉन्सेंट लाइन, सेकेंड लाइन, जिसमें इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं आपके वो होते हैं 2। फिर उसके बाद में एक बेसिक थ्योरम है, किसी लाइन की और रेडियस और उसकी इंटरसेक्ट लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, इफ अगर कोई सर्किल दे रखा है, इस सर्किल की दो क्या है, दो आपकी इंटरसेक्ट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ये दो लाइन दे रखी हैं, इसकी दो क्या है जा रही है, ये टेंजेंट लाइन जा रही है। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये रेडियस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ये भी रेडियस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ये दोनों 90 है, 90 है, तो इसका और इसका टोटल यानी x और y का जो टोटल होता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है 180। यानी कि अगर ये गिवन हो तो 180 में से लेस कर दे तो ये आंसर आ जाएगा। इफ अगर ये गिवन है तो इसको 180 में से लेस करेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके अलावा इसमें एक बेसिक थ्योरम ये और है कि किसी सर्किल के अंदर कोई एक सर्किल गिवन है, उस सर्किल के अंदर इसके डायमीटर से अगर कोई ट्राइंगल बना हुआ है तो ये जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन गिवन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O, यानी कि PA और PB क्या है, किसी सर्किल की दो टेंजेंट लाइनें हैं, एक PB है और एक क्या है, PA। ठीक है, PB और PA इसकी क्या है, दो टेंजेंट लाइनें हैं विद सेंटर O, इसका सेंटर आपको दे रखा है O। ओके, APB इक्वल्स टू दे रखा है 50, ये दो टेंजेंट लाइनें हैं इसकी। ठीक है, अब इसने हमें टेंजेंट लाइन जो दी थी वो क्या दी थी, PA एंड PB। अब इसने हमें गिवन दे रखा है विद सेंटर O दैट APB आपको दे रखा है, ये दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, देन OAB की वैल्यू फाइंड करनी है, OAB यानी कि आपको ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये वैल्यू बताने के लिए हमें पता है कि हमारी ये जो वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OAB की वैल्यू फाइंड करनी है, OA एंड B। ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वैल्यू, हम यहाँ लिखेंगे
AOB प्लस APB इक्वल्स टू 180, यानी इन दोनों का टोटल कितना है 180 के इक्वल है। तो यहाँ से AOB की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो निकल कर कितनी आ जाएगी 180 माइनस 50। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी AOB इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको लेस किया और ये निकल कर आएगा आपका 130 निकल कर आ गया। अब 130 ये आपकी कितनी है 130 है, ये वैल्यू आपकी आ गई 130 और ये जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 90 और ये वैल्यू टोटल कितनी है 90, यानी कि हम यहाँ निकालेंगे AOP यानी कि AOP, ये जो बीच की आ जाएगा एंगल वो आएगा 130/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 65। अब 65 में से आप अगर ये वाला 40 लेस कर दोगे, क्योंकि ये 50 है और ये आपका 40 आएगा, ये अगर लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ OAB इक्वल्स टू 50/2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 25, यानी कि जो आपका आंसर करेक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 25 इज योर करेक्ट आंसर। इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो 25 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, किसी बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कोई सर्किल है ये। किसी बाहरी बिंदु Q, कोई बिंदु बाहर Q दे रखा है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये आपका बिंदु है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। देन इसने पूछा है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इसकी जो बाहर की जो पॉइंट की लाइन है वो आपकी दे रखी है 5 एंड इसके सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है हमें 8। तो हमसे ये पूछा, यानी कि हमसे पूछा है कि द रेडियस, मतलब आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या दे रखी है, इसको मान लेंगे ये हमारा Q और ये हमारा सेंटर पॉइंट O हो जाएगा और ये है P। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होगी OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OP इक्वल्स टू √64 माइनस 25, लेस किया तो OP इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 39। तो जो OP की वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 39 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो कितनी निकल के आएगी √39, ठीक है, √39 आपका का आंसर हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, यानी O आपका इसका सेंटर दे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्किल। इफ PA एंड PB आर द टेंजेंट लाइन, यानी कि PA और PB आपकी क्या है टेंजेंट लाइन है, और तो दिए गए चित्र में O वृत्त के केंद्र है और PA PB इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो हमें निकालनी है, हमें वैल्यू यहाँ निकालनी है AQB की, ठीक है। देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर गिवन है आपको, ये कोई सर्किल है और इसके बाहर यहाँ पे पॉइंट है P, यहाँ से एक लाइन जा रही है और एक लाइन आपकी जा रही है S, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में ये आपका सेंटर पॉइंट O है, यहाँ से इसको मिलाया और ये इसको मिलाया, फिर यहाँ पे इसको बाहर इनिशियल किया और ये हो गया Q, ठीक। अब आपको यहाँ 80 दे रखा है और ये आपका क्या है O है, तो ये दे रखा है A और ये दे रखा है B। तो देखो हमें पता है AP
बी प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू होता है 180। अब क्वेश्चन के अंदर आपको ये 80 दे रखा है, 80 प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। 80 को उधर ले गए तो ए ओ बी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 180 माइनस 80, और यहाँ से ए ओ बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 100। यानी कि ये पूरी वैल्यू, ये कितनी है वैल्यू, ये है आपकी 100। और ये रूल होता है सर्किल का रूल होता है कि ये जितना एंगल है, एक थ्योरम है कि ये जितना एंगल है इसका अगर आधा कर दिया जाए तो ये एंगल निकल कर आ जाता है। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल आपका होता है थीटा बाई 2। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे एंगल ऑफ ए क्यू बी इक्वल्स टू होगा एंगल 1/2 ऑफ एंगल ऑफ ए ओ पी। ए ओ बी एंगल का आधा कर दो तो 100 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आपका निकल के आएगा 50 डिग्री। यानी कि जो 50 डिग्री है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो 50 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, यानी कि O किसी सर्किल का क्या है, सेंटर है। AOC इज द डायमीटर, यानी कि जो AOC दे रखी है वो उसकी डायमीटर दे रखी है। एंड B इज द पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी कि B कोई पॉइंट सर्किल पे पॉइंट है। AC भी दे रखा है आपको 50 डिग्री, यानी कि ये आपका 50 डिग्री है। तो आपको एट द टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्किल पॉइंट A, यानी BAT की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि O किसी वृत्त का केंद्र है, AOC इसका व्यास है, यानी कि कोई वृत्त है, इस वृत्त का व्यास आपको दे रखा है AOC, यानी ये A है, ये आपका O है और ये आपका C है। ठीक है, फिर इसको टच करते हुए यहाँ पे एक पॉइंट है B, यानी ये वाला B पॉइंट है। ये आपको गिवन है 50 डिग्री, ये B है। अब यहाँ से एक लाइन जो जा रही है वो आपकी T है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, BAT की। BAT यानी ये वाला एंगल निकालना। ठीक है, BAT निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस ये, आपको पता है डायमीटर से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे CBA प्लस BAC प्लस ACB इक्वल्स टू होगा 180, यानी तीनों कोणों का योग 180। CBA की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 90 डिग्री। BAC की वैल्यू आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180। अब इन दोनों को जब ऐड किया तो BAC की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 50 और ये हो जाएगा 180 माइनस 140, तो ये आपका हो जाएगा BAC इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी ये आपका 40 डिग्री आ गया। 180 में से 140 को लेस किया तो ये आ गया 40 डिग्री। अब ये आपका क्या है, 40 डिग्री है, ये 40 है और ये पूरा कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 50। तो यानी कि 50 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। हम इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है टू टेंजेंट BC एंड BD, यानी कि दो टेंजेंट लाइन दे रखी है किसी सर्किल की। एक टेंजेंट लाइन दे रखी है आपको BC एंड एक टेंजेंट लाइन दे रखी है आपको BD। ये स्ट्रक्चर गिवन है, सेंटर पॉइंट है O, ये आपकी इसकी रेडियस है और ये रेडियस दे रखी है ये, इसको C माना, इसको ये B और ये दे रखा है D। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि टू टेंजेंट BC एंड BD ड्रॉ ऑन टू द सर्किल एंड सेंटर दे रखा है O सच दैट CBD दे रखा है आपको 120 डिग्री, यानी कि C, B एंड D ये वाला एंगल आपका गिवन है 120। मैंने आपको बताया था कि दो टेंजेंट लाइन से जो अपोजिट एंगल का टोटल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 120 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ O प्लस एंगल ऑफ B
इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, बी एंगल दे रखा है आपको 1, तो ओ एंगल हो जाएगा 180 माइनस 120, और ये निकल कर आ जाएगा ओ एंगल इक्वल्स टू 60। अब ये आपका कितना निकल के आ गया, ये वैल्यू निकल कर आ गई 60। अब ये टोटल 60 है, ये 120 है, तो इसका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरे टोटल का डिवाइड बाई 2 किया, तो ये 60 एंड ये भी 60। अब हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ OCB, OCB ट्राइंगल में देखेंगे, OCB ट्राइंगल यानी कि O C एंड B, तो यहाँ cos थीटा बराबर यहाँ पे cos कितना है, cos हो जाएगा हमारा cos 60, क्योंकि वहां पे एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो cos 60 इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा OB अपॉन BC, यानी कि ये बेस और ये इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू OB अपॉन BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा OB इक्वल्स टू, इसको उल्टा लिख दिया, BC अपॉन OB, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू BC अपॉन OB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो OB इक्वल्स टू आ जाएगा 2BC। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 2BC इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, if four sides of a quadrilateral ABCD are tangential to a circle then, यानी कि कोई भी एक सर्किल है वो क्वाड्रिलेटर बनाया हुआ है, उस सर्किल पे क्या है क्वाड्रिलेटर है, यानी उसकी भुजाओं पर इफ फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD वो टेंजेंटिकल है, ये आपकी क्वाड्रिलेटर स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, A B C एंड D, ठीक है, ABCD। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, ये वाली साइड इक्वल्स टू होती है दिस साइड, इसको अब P मान लेंगे, इसको Q और इसको R और इसको S, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, AB, यानी कि AB इसका टोटल प्लस इसका टोटल इक्वल्स टू होता है इसका टोटल प्लस इसका टोटल, तो आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है, AB प्लस CD इक्वल्स टू होता है BC प्लस AD। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट से विच इज एट डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है 13 सेंटीमीटर है, सेंटर O ऑफ अ सर्किल, रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, द पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन AB एंड AC, यानी ये कोई सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट लाइन ऐसे जाएगी और एक टेंजेंट लाइन आपकी ये जाएगी। अब इसने जो बोला है, आपको जो गिवन दे रखा है पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज डिस्टेंस 30, यानी ये ए दे रखा है, ये आपको गिवन है, ये दे रखा है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 13, और जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 5, ये भी 5 हो जाएगी, ये O मान लो, ये हो जाएगा आपका B एंड ये हो जाएगा C। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ऑफ BOA ट्राइंगल में जब हम रूल लगाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा OA का स्क्वायर। अब हमें AB के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, OB के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 169, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ 169 AB इक्वल्स टू 169 माइनस 25, AB इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ऑफ 144, ये वैल्यू आ जाएगी
ए बी इक्वल्स टू 12। अब ए बी की वैल्यू 12 आ गई। इफ अगर ये 12 है बच्चों तो ये भी क्या होगी आपकी 12, क्योंकि दोनों टेंजेंट लाइन है क्या होती है आपस में इक्वल होती है। ये आपकी थ्योरम नंबर 10.2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे as well as AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखिए। तो यहाँ से पूछा है देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी ओ सी, यानी ए बी ओ सी का एरिया क्या होगा वो आपको निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे आप आगे नेक्स्ट पेज ऐड करके बता देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल का नाम? बी ओ ए, इक्वल्स टू 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन के अंदर आपका जो बेस दे रखा है, बेस कितना है आपका? जो बेस है वो है 12 और हाइट है 5। बेस दे रखा है हाफ 12 इंटू 5, इससे काटा 6 टाइम, तो यहाँ से ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इसका एरिया आया वैसे ही इसका एरिया जो निकालोगे तो वो भी सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AOC, ये भी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। सेम वैल्यू पुट कर दो, हाफ बेस की वैल्यू है 12 और हाइट की वैल्यू है 5। जब इसको कट किया 6 टाइम तो ये भी आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABC ओ इक्वल्स टू, अब उसका जो क्वाड्रिलेटर का एरिया हो जाएगा 30 + 30, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, बी दे रखा है आपको 90 डिग्री, AD दे रखा है आपको 23, AB दे रखा है 29 एंड DS दे रखा है 5। तो आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ अ सर्किल, यानी कि सर्किल की रेडियस क्या होगी वो आपको निकालनी है। तो हम यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटर गिवन है आपको, ये क्वाड्रिलेटर, इस क्वाड्रिलेटर को टच करते हुए एक सर्किल बना दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं A B C एंड D। ठीक है, अब आपको बी एंगल जो दे रखा है वो 90 डिग्री, एंगल ऑफ बी कितना है 90 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है एडी जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 23, AB जो गिवन है वो आपको है 29 एंड DS जो गिवन है DS inscribed इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD AD, चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त अंकित है जिसमें B 90 डिग्री है। यदि AD ये है, AB ये है और DS दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, यानी कि DS की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो आपको निकालना है। इफ अगर ये पूरी 23 है, ये पूरी 23 है, ये प्लस ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5, तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये दे रखा है आपको कितना 23, तो आप इसको लिख दोगे ये 5 और ये आ जाएगी 6, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 और ये 23 है टोटल, तो ये इसके अपोजिट साइड में ये हो जाएगा, ये होगा 6। तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + 6 और ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर।
तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है और एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, वृत्त को स्पर्श करते हुए। इसने बोला दोनों की त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है। अगर ये आपका 130 डिग्री एंगल दे रखा है तो आपको ये फाइंड करना है। इसको मान लो ए, ये ओ, ये बी एंड ये सी। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ऑफ ओ प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ये आपको गिवन है 130 प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो यहाँ से सी इक्वल्स टू लिख दोगे आप 180 माइनस 130। जब इसमें से लेस किया तो एंगल ऑफ सी आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू इक्वल सर्किल, यानी कि दो सर्किल क्या है, इक्वल है, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी, यानी कि दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं सी पॉइंट पर। ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, सी पॉइंट है। AB इज द कॉमन टेंजेंट लाइन, दोनों की AB क्या है, इसकी कॉमन टेंजेंट लाइन है। ये इसकी क्या है, A एंड B कॉमन टेंजेंट लाइन। तो फिर इसने बोला है टू द सर्किल देन ACB, यानी कि ये एंगल क्या होगा ये निकालना है। तो ये जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस से ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि दो सर्किल हैं, दो सर्किल आपको एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, उसकी कॉमन टेंजेंट लाइन दे रखी है, ये आपकी थ्योरम होती है ए एंड बी। अब इससे ये इन दोनों कॉमन टेंजेंट लाइन से जो एंगल निकालोगे तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 90 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन circumscribe of a circle, AB दे रखा है 20 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 15 सेंटीमीटर, CD दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। फाइंड करो AD। एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है। यदि AB दे रखा है 12 सेंटीमीटर, BC गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, तो CD क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है एक चतुर्भुज है कोई A, B, C एंड D, इसके बीच में कोई सर्किल होता है, तो इसका टोटल प्लस इसका टोटल बराबर होता है इसका टोटल प्लस इसका टोटल, यानी कि AB प्लस CD इक्वल्स टू होता है AD प्लस BC। जितनी भी वैल्यू है वो पुट कर दो। AB की वैल्यू दे रखी है आपको 12, BC की वैल्यू दे रखी है आपको 15 एंड CD की वैल्यू दे रखी है आपको 40 इक्वल्स टू AD। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आया 26 इक्वल्स टू AD प्लस 15। इसको सब्ट्रैक्ट किया AD इक्वल्स टू हो जाएगा 26 माइनस 15, इसमें से लेस किया AD की वैल्यू निकल के आई 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट लाइन, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपकी टेंजेंट लाइन है टू अ सर्किल, यानी कि कोई सर्किल है उस सर्किल की दो टेंजेंट लाइन दे रखी है, ठीक है। अब वो जो टेंजेंट लाइन है उनका नाम है AP एंड BP। इसके सेंटर के साथ जो पॉइंट है वो O है, OA एंड OB है। अब ये जो एंगल गिवन दे रखा है वो आपको दे रखा है 120 डिग्री, तो यानी ये 120 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है अपोजिट एंगल का टोटल कितना होता है 180। एंगल ऑफ O प्लस एंगल ऑफ P इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। एंगल ऑफ O गिवन है 120 प्लस P निकल के आ जाएगा इक्वल्स टू 180। 120 को उधर लेके जाएंगे, एंगल ऑफ P इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो यहाँ से एंगल ऑफ P की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है OPA, यानी OP एंड A, यानी कि आपसे ये एंगल पूछा है। अब देखो बच्चों
अगर ये एंगल आपका टोटल 60 है तो किसी एंगल का जब बाइसेक्ट करेंगे यानी कि आधा हिस्सा करेंगे, अगर ये कंप्लीट 60 है तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ OPA इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल P, यानी P एंगल का हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 60 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो 30 डिग्री आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ PQ एंड PR, यानी कि PQ और PR दो टेंजेंट लाइन दे रखी है। वो एक सर्किल है, इसकी एक टेंजेंट लाइन है आपकी QP एंड दूसरी टेंजेंट लाइन है आपकी PR। ओके, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है O और रेडियस के साथ, और ये वाला एंगल जो आपको गिवन है वो एंगल कितना गिवन है, 46 डिग्री, यानी कि QPR आपको गिवन है 46 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि QOR क्या होगा, यानी ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए इजी रूल है, अपोजिट एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। इफ अगर QOP की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ QPR प्लस एंगल ऑफ QOR इक्वल्स टू 180 होता है। ये हो जाएगा QOR इक्वल्स टू 180 माइनस 46, क्योंकि इसकी वैल्यू 46 दे रखी है, उधर शिफ्ट हो जाएगी। QOR की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, इसमें से लेस किया 4, यहाँ पे बचे 7 3 एंड 1, यानी 134 इज योर करेक्ट आंसर। तो आज की पीपीटी आपकी यही कंप्लीट होती है। आप लोग ये अच्छे से रिवाइज करना। इसमें जो आपकी थ्योरम 10.2 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस थ्योरम से रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस जिससे कर लेना ये, और इसका टोटल जो होता है 180 होता है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन उस सर्किल को कितनी बार टच करती है, वैसे सेकंड लाइन किसी भी सर्किल को कितनी बार टच करके जाती है। इससे रिलेटेड आपके एक फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो आज की जो आपकी क्लास है वो यही कंप्लीट होती है, सर्किट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस किया है। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।